गुड इवनिंग मैम। दिन।
ठीक है, आंचल भी नहीं आई ना, ये आंचल भी एब्सेंट है। कल लास्ट वाली क्लास में हमने क्यू फैक्टर्स वगैरह निकालना सीख लिया था, न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी देख ली थी, है ना। यस सा थ्योरी पोर्शन जो बच गया था, पूरी पोर्शन कंप्लीट करके क्वेश्चन सॉल्विंग पे तो चलते हैं। अच्छा, ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये भी न्यूमेरिकल सेमीकंडक्टर्स के हमारे लिए नहीं है। डाउनलोड्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। स्क्रीन दिख रही है। यस मैम। ये तुम्हारा मॉड्यूल है जिसमें हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ लिया, ये सब चीजें पढ़ ली, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, वेरिएशन देख लिया मास नंबर में, ये वाला ग्राफ आता है, ठीक है। ग्राफ याद होना चाहिए। इसमें 8.8 मैक्सिमम होती है एफ की, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ये वाली लाइन देखो, द बाइंड, मैं इसमें हाईलाइट करवा देती हूँ। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन स्लोली डिक्रीज एज ए इंक्रीज। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा, काइनेटिक जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन, वो स्लोली स्लोली डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मोर फॉर मीडियम न्यूक्लियाई देन द हैवी न्यूक्लियाई। तो यानी जो मीडियम, जिनका मास नंबर मीडियम है, वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू हैवी। यही देखा था, जैसे यहाँ पर एफ है, ये एक स्टेबल न्यूक्लियस है इसका, है ना। और फिजन कौन होंगे, जो हैवी न्यूक्लियाई होंगे, जो लाइटर होंगे वो फ्यूज होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने अल्फा बीटा गामा, एक सेकेंड, नहीं मेरे पास तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आई ऐड होने की। अल्फा, कल हमने अल्फा और बीटा ये डीके पढ़ा था, अल्फा डीके। तो अल्फा में पढ़ा था कि मास नंबर जो है 4 से कम हो जाता है और चार्ज 2 से कम हो जाता है। उसके बाद बीटा और बीटा नेगेटिव पढ़ा था, पॉजिट्रॉन पढ़ा था, एंटी पार्टिकल्स, क्यू वैल्यूज निकालनी सीखी थी यहाँ पर हमने। फिर हमने एनर्जी कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया था, बीटा डीके देख लिया था। ये प्रॉपर्टी है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की, ठीक है। तो कल क्या पढ़ाया था, इनका मास क्या हो जाता है, इनका मास वेरी स्मॉल होता है, यही पढ़ाया था, मास बहुत छोटा होगा। क्वांटम नंबर, सॉरी स्पिन नंबर कितना होगा, स्पिन नंबर 1/2 होगा। चार्ज लेस होंगे, कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ये थी जो हमें पढ़नी थी, अल्फा बीटा और गामा, इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो वेलोसिटी देखो सब कितने ऑर्डर की है, नेचर तो हम ही पढ़ ही चुके हैं कल। वेलोसिटी देखो, अल्फा रेज की वेलोसिटी किस ऑर्डर में है, 10⁻⁷ ऑर्डर, ठीक है, यानी 0.5c, यानी स्पीड ऑफ लाइट के इस कंपैरिजन में है। बीटा की देखो 0.9c के कंपैरिजन में है। तो स्पीड रेंजेस फ्रॉम 1% टू 90% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन गामा रे किस वेलोसिटी से चलती है, तो गामा की जो रे है वो स्पीड ऑफ, ये याद रखना, गामा रे की जो स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, बाकी इनकी कंपेरेबल है, ठीक है, बी और अल्फा की। सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर किसकी है, देखो सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर है
अल्फा की, ये याद रखना है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम आयोनाइजिंग पावर किसकी होगी? अल्फा की। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन कौन कर पाएगा? गामा रे। पेनिट्रेशन समझ रहे हो ना, कि अगर कोई भी शीट रखी है तो उसको क्रॉस कर पाए, तो सबसे ज्यादा गामा रेज क्या कर सकती है? किसी भी चीज को पेनिट्रेट करके जा सकती है ना। तो सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सी रेज होंगी? गामा रेज आर वेरी हार्मफुल, है ना, क्योंकि ये कितने सेंटीमीटर तक क्रॉस करके जा रही है? देखो 30 सेंटीमीटर थिक शीट को क्रॉस करके जा रही है, यानी हमारी जो ह्यूमन स्किन है उसको भी क्रॉस करके हमारी बॉडी के अंदर तक भी जा सकती है ना। तो गामा रेज आर मोर हार्मफुल। रेंज क्या है? अल्फा रेज देखो बहुत, इनकी रेंज ज्यादा नहीं होती, वेरी स्मॉल रेंज, लेकिन गामा रेज ज्यादा देर तक, ज्यादा दूर तक भी ट्रेवल कर सकती है, तो देयर रेंज इज ऑल्सो वेरी रेंज किसकी ज्यादा होगी? गामा की। तो गामा कैसे याद रखना? गामा की सबसे ज्यादा स्पीड है, तो रेंज भी सबसे ज्यादा किसकी होगी? गामा की। ठीक है। मैटर के साथ इंटरेक्शन देखो क्या है? मैटर के साथ कैसा इंटरेक्शन होगा इनका? अल्फा क्या प्रोड्यूस करेगी? मैटर के साथ इंटरेक्ट करके हीट प्रोड्यूस करेगी। बीटा भी हीट ही प्रोड्यूस करेगी। ये क्या करेगा? ये मतलब ये गामा देखो क्या है? गामा एक हाईली एनर्जेटिक वेव है ना, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये कोई पार्टिकल नहीं है गामा। गामा कोई पार्टिकल नहीं है, समझ रहे हो? दिस इज नॉट अ पार्टिकल, ये एक ईएम रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी लेके निकल रही हैं, है ना। किस फॉर्म में? फोटोन्स के फॉर्म में। तो ये गामा रे का फोटोन होगा, क्योंकि ये ईएम वेव्स है ना। तो ये किसको फॉलो करेगी? क्या निकाला था ईएम फोटोन्स में? किसकी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो ये किसे फॉलो करेगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्योंकि यही तो हम लोगों ने ड्यूअल नेचर में पढ़ा था कि जो लाइट होती है अगर उसका पार्टिकल नेचर होगा तो वो किसे फॉलो करती है? फोटो फोटो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक। तो गामा रे क्या है? गामा इज अ रे, वो भी कैसी? ईएम वाली। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा इंटरेक्शन शो करेंगी। अब अल्फा कैसा चार्ज है? प्लस। अगर प्लस वाला चार्ज है तो बेटा डिफ्लेक्शन होगा। बीटा नेगेटिव चार्ज है तो साइन है तो डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन गामा के पास कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट कर पाएंगी क्या? भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डिफ्लेक्शन के लिए तो क्या चाहिए होगा? चार्ज चाहिए होगा ना। मेरी बात समझ रहे हो? देखो अगर मुझे डिफ्लेक्शन कराना है तो चार्ज चाहिए। अगर चार्ज नहीं है तो गामा रे कैसे चली जाएगी? अनडिफ्लेक्टेड। सफर्स लार्ज डिफ्लेक्शन। ये लार्ज डिफ्लेक्शन क्यों शो करेगा बीटा? बिकॉज बीटा के पास जो मास है वो क्या है? कम है। इसका मास कम है, तो मास कम है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? बीटा का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्फा, क्योंकि अल्फा का मास ज्यादा है। बात समझ में आई? भाई फोर्स लगेगा ना, फोर्स क्या होगा? क्यू। फोर्स क्या होता है? क्यू वी बी। उसके बाद जब तुम डिफ्लेक्शन निकालते हो वेलोसिटी वगैरह, तो वहां पर ये मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा, तो जिसका मास ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन कम। तो अल्फा का मास ज्यादा है इसलिए ये स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट करेगा। ठीक है। बस ये थोड़ा सा इसका यही देखना था। ये कैप्चर पढ़ लिया। यूजेस तो मैंने सिखाई दिए थे। यूजेस जैसे क्या है देखो, कोबाल्ट किसके किस में यूज होता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव मतलब इनसे बहुत एनर्जी निकलती है, तो कैंसरस जो सेल होते हैं ना, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं ये यूज किया जाता है। जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट अगर रेडियो एक्टिव होगा तो रेडियो एक्टिव होगा तो उससे यही रेज निकलेंगी, अल्फा गामा बीटा। तो यही रेज क्या कहाँ यूज करी जाती, कहाँ यूज करी जाएंगी? इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना। तो कोबाल्ट किस में यूज होगा? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आयोडीन किस में यूज होगा? थायराइड में, है ना। आयोडीन तो थायराइड से रिलेटेड है, तो आयोडीन फॉर थायराइड। सोडियम किसके लिए यूज होगा? ब्लड सर्कुलेशन के लिए। किसके लिए? ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ये याद रखना है तुम्हें। तीन चार है ये। Fe आयरन, आयरन किसके लिए यूज होगा? ब्रेन ट्यूमर की लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। तो ये इनके यूजेस हैं। और कौन सा याद रखोगे?
अब देखो, किसी भी, अगर मान लो किसी भी कार्बन प्रोडक्ट की तुम्हें लाइफ कैलकुलेट करनी है ना, जैसे मान लो कोई प्लांट होता है, प्लांट की भी तो एज कैलकुलेट करी जा सकती है ना, या कोई भी आर्किटेक्चर होता है, अब कोई आर्किटेक्चर की एज कितनी है वो एज भी तो आइडेंटिफाई करते हैं हम। तो वो एज आइडेंटिफाई कैसे होती है? कार्बन डेटिंग से, है ना। किससे, क्या मेथड होता है, क्या मेथड यूज करते हैं? कार्बन डेटिंग, है ना। क्योंकि हर किसी में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन का कंपाउंड 100% होगा। प्लांट्स में कार्बन है, आर्किटेक्चर जो भी बने हुए हैं उन सब में क्या है? कार्बन है। तो उन सब की एज कैलकुलेट करी जाती है कि अगर मान लो उसमें कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन अभी बचा हुआ है, उस हिसाब से क्या निकालते हैं हम? एज आइडेंटिफाई करते हैं। तो किस मेथड से करते हैं? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग। तो जो तुम्हारा ये C14 है ना, कार्बन का एलिमेंट है जो C14, इसकी हाफ लाइफ देखो कितनी है? 75,000 ईयर्स। तो अगर उसकी हाफ लाइफ 75,000 ईयर्स है तो इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. बट अगर देखो कोई स्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग या कोई लिविंग प्लांट या ऑर्गेनिज्म, उसकी अगर एज इस कार्बन के लाइफ शेल से ज्यादा है, सुनो, उसकी लाइफ शेल तुम्हारे इस कार्बन की लाइफ से ज्यादा है, तो क्या वो कैलकुलेट हो पाएगी? वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगी फिर, है ना, क्योंकि एक कार्बन का तो खुद का एक टाइम पीरियड है ना, उसके बाद तो कार्बन बचेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? कार्बन किसी और कंपाउंड में बदल चुका होगा एक समय के बाद। तो यही है। तो एक कार्बन डेटिंग में यही दिक्कत आती है कि सारे कंपाउंड जो है ना उनकी एज कैलकुलेट नहीं कर पाते, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का ग्राफ हमने पढ़ लिया था। हाँ, ये देखो न्यूक्लियर फोर्स, ये पढ़ना था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइन वाइज पढ़ो। क्या कह रहा है? पहला, न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। कैसे फोर्सेस हैं? attractive forces and are responsible for keeping the nucleons bounded in our nucleus, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक न्यूक्लियॉन्स है ना, जितने भी प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, आपस में बांध के रखता है। किस फोर्स से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से। इन स्पाइट ऑफ रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, बेशक प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन हो फिर भी उनको बांध के रखेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स है। सेकंड देखो, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, वो डिस्टेंस बोलोगे, शॉर्ट रेंजेस फोर्सेज है। तो शॉर्ट रेंज फोर्सेज में ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज होती हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस ही एक्ट करेंगी, उसके बाहर ये एक्ट नहीं करती। फोर्थ देखो, इट एक्ट्स ओनली बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन बिटवीन द न्यूक्लियस। तो तीनों के बीच में एक्ट करती है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सब में एक्ट करती है, ठीक है। फिफ्थ पढ़ो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर, नेचर पर डिपेंड नहीं करती, सबको बराबर समझा हुआ है, ठीक है, भेदभाव नहीं करेगी, सबके लिए क्या रहेगा? बराबर रहेगा। थर्ड, ये वाला लास्ट पढ़ो, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स इज दैट इट इज अ नॉट सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है? नॉट सेंट्रल फोर्स। जैसे कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, अगर मेरे पास ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो बेटा ये फोर्सेस कैसे लगते थे? सेंट्रल टू सेंट्रल अट्रैक्शन होती थी चार्जेस के बीच में, है ना। लाइन ज्वाइनिंग पे ही लगता था ना। मान लो अगर एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, तो मैं तुमसे क्या कहती थी बेटा, ये लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होते हैं, है ना। तो सेंट्रल टू सेंट्रल अट्रैक्शन होती थी। न्यूक्लियर फोर्स में सेंट्रल टू सेंट्रल अट्रैक्शन नामक कोई चीज नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, द फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज नॉट सोलली डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। ये कह रहा है कि जो तुम्हारे न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लग रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियर्स फोर्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। हाँ, ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियस फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स किस स्पिन डिपेंडेंट होती है, ये पॉइंट लिखो। न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट, यहां पर शॉर्ट में लिख लो, न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट। चार्ज से तो इंडिपेंडेंट है, बस किस पे डिपेंड करेंगी? स्पिन पर डिपेंड करेंगी। कैसे? ये फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगी इफ स्पिन ऑफ द पार्टिकल्स आर पैरेलल। अगर दोनों बोथ न्यूक्लियॉन्स हैव +1/2, देखो अगर मान लो तुम्हारे पास एक न्यूट्रॉन है जिसका +1/2 स्पिन है, ठीक है, दूसरा न्यूट्रॉन है जिसका भी +1/2
क्या है, स्पिन है। अगर ये दोनों स्पिन सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस होंगे, तो ये फोर्स क्या रहेगी, ज्यादा पावरफुल रहेगी, ठीक है। और वीक कब हो जाएगी, जब एंटी पैरेलल, यानी अगर स्पिन एंटी पैरेलल हो गए, यानी एक +1/2 हो गया और एक -1/2 हो गया, तो अब ये फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, वीकर हो जाएगी, ठीक है। अब ये वीक हो जाएगी। तो न्यूक्लियर फोर्सेस कब स्ट्रांग रहेंगे, जब मेरे कैसे पार्टिकल्स रहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे स्पिन में, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये अपने नोटबुक में लिख लो कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट। अगर प्लस प्लस है तो स्ट्रॉन्ग, नेगेटिव नेगेटिव है तो स्ट्रॉन्ग, अगर अपोजिट है तो वीक हो जाएंगी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हाफ लाइफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, एक्टिविटी सिलेबस में नहीं है, एवरेज लाइफ सिलेबस में नहीं है। फिजन फ्यूजन पढ़ लिया है, देखो ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स इमिट होंगे, ये हमने कल ही देखा था। जो एवरेज मास लॉस होगा वो 0.2 AMU होगा, और एवरेज एनर्जी भी लिखवाई थी। एवरेज एनर्जी क्या लिखवाई थी, अपने नोट्स में देखो, एनर्जी भी तो लिखवाई थी, देख लेना। और क्या बताया था, जो फ्यूजन वाला होगा वो किस पे होगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके होता है ना। फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस आई थिंक यही था, बस ठीक है, कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करो, फिर करेंगे सेमी कंडक्टर्स। मैम म्यू के ऊपर डैश का क्या मतलब है? म्यू के ऊपर डैश एंटी न्यूट्रिनो ना, कल से सिखाया था। न्यूट्रिनो ये पार्टिकल होगा, दिस इज न्यूट्रिनो, और ये क्या बनेगा, एंटी। बाहर था। भूल गई, अपने नोट्स निकाल के पढ़ा करो। हाँ जी। यस, मैम ऑप्शन सी। तो देखो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलना है, न्यूट्रॉन क्या होगा, 0 1, प्रोटॉन के लिए क्या बनेगा, 1 1। तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा -1 लेके। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मैंने क्या बोला था बेटा, दो, या तो एक एंटी होना चाहिए, एक नॉर्मल। ये नॉर्मल है तो इसके साथ क्या निकलेगा, एंटी। एंटी। ये इलेक्ट्रॉन है तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा बेटा। होगा। यस। सेकंड करने बैठो, नहीं नहीं सेकंड मत करो, सेकंड तो सिलेबस से बाहर का सवाल है। थर्ड करो।
हाँ जी, मैम बोलो। सेकंड वाला फॉल्स है। हैंड रेज कौन कर रहा है? राजविंदर, सौम्या। हाँ, दोनों क्या कहना चाहती हो? मैम फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। हाँ जी, सेकंड फॉल्स। देखो, तुमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया? अगर पहला आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बट इतना तो आइडेंटिफाई कर लिया होगा, सेकंड क्या है? फॉल्स। सेकंड फॉल्स है। अब देखो, इसमें चार ऑप्शंस में आर इज ट्रू, गलत। आर ट्रू, गलत। आर ट्रू, गलत। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन ए ए। ही तो बचा। ए मैम। इस तरीके से पेपर में देखनी है चीजें। क्या एलिमिनेशन से काम चल रहा है? पेपर में आंख, नाक, कान, दिमाग सब खोल के बैठना। बात समझ में आ रही है? पेपर ऐसे सोते हुए मत जाना। अब असर्शन वन, अब ये समझ लो, अब याद कर लो क्या कह रहा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी practically independent of the atomic number A for nuclei with mass number between 30 to 170। अब ये 30 to 70 वाला कौन सा रीजन है? बीच वाला ना। यस। बीच वाली न्यूक्लियाई, ना तो हैवी ना स्मॉल, ये बीच वाली न्यूक्लियाई है। और बीच वाली न्यूक्लियाई के लिए अभी ग्राफ देखा था, ये वाला देखो। अभी देखो कहाँ गया ग्राफ। कांस्टेंट सा ही ग्राफ आएगा, एक सेकंड रुकना। अरे मेरे बेटा जी, ये देखो, है ना? तो ये यहां से लेके यहां तक ये स्टेबल ही तो ग्राफ आ रहा है, मोर और लेस, है ना? यहां से आगे डिक्रीज, शार्प डिक्रीज होना शुरू हुआ है। और ये मेरी कैसी न्यूक्लियाई आ जाती है फिर? हैवी न्यूक्लियाई। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कम है, तो ऊपर वाला ग्राफ मोर और लेस कैसा है? ना ज्यादा कम ना, मतलब मोर और लेस सेम ही है ना? तो इसीलिए बोला है कि प्रैक्टिकली ए पे डिपेंड नहीं करती है। तो 30 से लेके 170 के बीच में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यस मैम। तो यानी बीच वाली न्यूक्लियस के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये याद होना चाहिए। चलिए बताइए। यस, मैम फर्स्ट वाला फॉल्स है एंड सेकंड वाला ट्रू है। फर्स्ट क्या है? डेंसिटी एक की कम एक की ज्यादा। क्या ये चीज सही है? डेंसिटी हमने क्या पढ़ी थी? डेंसिटी विल बी सेम, है ना? डेंसिटी तो यस। सेम होनी चाहिए, तो असर्शन तो गलत हो गई। फॉल्स है। यस। मास नंबर जो है, न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए हैज रेडियस, सही है। रेडियस हमने पढ़ा था आर नॉट ए की पावर 1/3 को डिपेंड करती है। रीजन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड। यस मैम। ये तो अभी पढ़ ही लिया। ये बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैम डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है ए के। हम्म, मैम मास डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है। हाँ, मास डेंसिटी तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, राइट बेटा दी? यस मैम। ओके, थर्ड करिए। यस,
क्या आ रहा है? मैम ऑप्शन 4 था ना? थर्ड। हम्म, चेक करो। थर्ड, एनर्जी रिलीज विद 2 न्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस इज दिस। तो मेरे पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं, इन्होंने एक हीलियम का निर्माण किया है, तो कितने न्यूट्रॉन लगे होंगे भाई? 2। 2। तभी इन्होंने ये बनाया होगा। Yes, इन्होंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हाइड्रोजन की देखो, हाइड्रोजन का पर न्यूक्लियन का दिया हुआ है 1.1 और हीलियम का पर न्यूक्लियन दिया हुआ है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आ गई? अब तुम्हें पूछा है कि क्या निकालना है? एनर्जी रिलीज्ड। तो एनर्जी रिलीज हुई है मतलब भाई निकाल लेते हैं। देखो यहाँ कितनी एनर्जी है मेरे पास, कितने न्यूक्लियन है यहाँ पे? 2 और 2 4। भाई 2 और 2 4 न्यूक्लियन है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी है? 4 मल्टीप्लाई 1.1 कितना? 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ भी कितने न्यूक्लियन है? 4। आरएचएस में देखो, हीलियम में आरएचएस में भी 4 है। 4 मल्टीप्लाई 7 कितना आया? 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी रिलीज शुड भी 28 में से क्या माइनस करोगे? 4.4, तो कितना आएगा? 23.6। 23 फोर्थ 4 कैसे कर दिया? ये पर न्यूक्लियन है ना, तुमने पर न्यूक्लियन नहीं करा। yes मैम। ये मिलाओ, मैच करो। ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, बताओ। हेलो, हाँ मैं देखिए फ्लाक में कर है ये मैंने लिख के भेजा मेरे पास तो 2 दिन गया। मैम सी का 4th होगा। सी का 4th होगा, है ना? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हीलियम बना हुआ है, तो एनर्जी, हाँ 4th। नेगेटिव क्यू वैल्यू? नहीं मैम, पॉजिटिव क्यू वैल्यू होगी, वो आपका एरो था ना, वो पॉजिटिव लग रहा था वहां पे। अच्छा अच्छा, पॉजिटिव क्यू होगी ना, तो ये पॉजिटिव क्यू वाला तो इसका पॉजिटिव तो ये है ना, सीखा Yes. था हमने। और देखो ये H2O, ये तो H2O कौन सी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है H2O। केमिकल रिएक्शन। Yes, ma'am. अब ये देखो यूरेनियम fission. फूट रहा है, न्यूट्रॉन आ रहा है यूरेनियम के पास, तो क्या हो रहा है? Fission. हाँ, फिजन हो रहा है, तो यानी इसको ले गया, बचा ये लो, तो यानी ये नेगेटिव क्यू वैल्यू वाला है ना? Yes, ma'am. इसलिए करवाए थे। आ जाते हैं, देख लो, कर लिया ना तुमने बस। Yes. ये रेडियो एक्टिव है, ये कट चुका है सिलेबस से, पर फिर भी जेई वालों ने पता नहीं क्यों डाला है। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, शायद बोनस दिया होगा इसका। मैम इससे इतने कम क्वेश्चन आते हैं? हाँ हाँ, इससे कम आए ना। न्यूक्लियर देखो, पूरा मॉडर्न फिजिक्स है ना, तो मॉडर्न फिजिक्स में एटम भी आ जाएगा, न्यूक्लियर भी आ जाएगा, ड्यूअल नेचर भी है, तो मॉडर्न फिजिक्स से 2 या 3 सवाल बनते हैं पूरी से, समझ गए?
ऐसे होता है। तो 2 से 3 सवाल पूरी मॉडर्न फिजिक्स से आएंगे। तो अब ये थोड़ी कि न्यूक्लियर फिजिक्स से इतने दे देंगे, एटम भी तो है, ड्यूअल नेचर भी है ना। तो पूरी एटम फिजिक्स से तो पूरी मॉडर्न फिजिक्स से 300 क्वेश्चन आएंगे। तो 3 तो तुम यहाँ से कर लोगे। बाकी ये तो आगे के जो चैप्टर, जैसे अल्टरनेटिंग करंट बहुत इजी है, एसी। एसी से एक क्वेश्चन 100% आएगा, याद रखना। और एसी में ज्यादा वेरिएशन कर ही नहीं सकता वो, ठीक है। एसी में अगर करेगा तो फिर उसे कोई भी नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा, फिर वो डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चन चला जाएगा। और अब बचा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना अभी बहुत सालों का रिकॉर्ड है, क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं, मतलब इतने हलवा सवाल आते हैं, एकदम इजी मीडियम लेवल के, बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मूला ही पूछ लेता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी। और डिफिकल्ट पता है कहाँ से बनेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है ना, ये तुम्हारी लंका लगा सकते हैं, ये इतना डिफिकल्ट चैप्टर है अगर क्वेश्चन आ गया डिफिकल्ट वाला। फिर बचा ईएमआई। ईएमआई से भी बहुत इजी सवाल बनते हैं। ईएमआई में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकता, ईएमआई में वो एडवांस में भी वेरिएशन नहीं करता ईएमआई वाले चैप्टर में। तो 12th की फिजिक्स तो तुम्हें रटनी ही पड़ेगी, तभी होगा तुम्हारा। 12th की फिजिक्स, 12th की मैथ, वो केमिस्ट्री तो करना पड़ेगा बेटा सबको, तभी तुम सबका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, मेहनत करो। तुम्हें पता है ना कि कितने कितने मार्क्स चाहिए, और कितने मार्क्स चाहिए। देखो कैटेगरी वाइज देखो, जो जनरल वाला बच्चा है, एक सेकेंड, सर ने ना कल ही लिस्ट भेजी थी, एक बार अपना मार्क्स देख लो, किस बच्चे को कितने मार्क्स चाहिए। काफी अच्छी थी वो शीट, एक मिनट। ये मार्क्स एडवांस में अपीयर होने वाले हैं। हाँ, मतलब तुम्हें क्वालिफाई करने के लिए बता रही हूँ बस। ओके मैम। देखो अगर जनरल है तो तुम्हें चाहिए बेटा 100 मार्क्स, ठीक है। बात समझ में आ गई? 100 लगा लो, 95 से 100 के बीच में, 95 टू 100 के बीच में मार्क्स चाहिए। ये जस्ट क्वालिफाई बता रही हूँ, जस्ट क्वालिफाई कर पाओगे इस पे। बात समझ में आ गई? 95 से 100 नंबर पे। फिर आता है अपना ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा, है ना, जिसने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है। अब देखना तुम, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को चाहिए बेटा नंबर कितने चाहिए होंगे बताओ, 100 में मैम बताओ। 80 के आसपास। हाँ, 80 के आसपास। 56 से 70 लगा लो, ठीक है। गॉट इट? फिर कौन सा बच्चा आता है? फिर आता है ओबीसी, ठीक है। ओबीसी के लिए कितना जाएगा? 54 से लेके वही 54 से लेके वही लगा लो 70 के आसपास, ठीक है। इतना जाएगा ओबीसी का। फिर आता है एससी वाला बच्चा। एससी कैटेगरी का जाएगा बेटा जी 31 से लेके 40 मार्क्स, ठीक है। 50 का टारगेट लेके चलो। 10 क्वेश्चंस पे क्वालिफाई होगी। हाँ, फिर अपना एसटी वाले स्टूडेंट्स बेटा वो पास कर जाएंगे 20 मार्क्स पे, 20 टू 40 मार्क्स, ठीक है। तो ये अपने अपने टारगेट्स बना लो कि तुम्हें एटलीस्ट कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बात समझ में आ गई? लो कैटेगरी वाले मत देखना, ये वाले देखो, ये वाला देखना है 70 70 50 40, ये देखना है। अगर तुम्हें ईडब्ल्यूएस वालों को 70 मार्क्स का पेपर 70 मार्क्स चाहिए तो कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे? 40, 4 मल्टीप्लाई 10 करूंगी तो 40 ही बनेंगे, 20 करूंगी तो 80, ठीक है। तो यानी 15 या 16 के आसपास लगा लो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखो बेटा ईडब्ल्यूएस वालों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट जो तुम्हारा रहना चाहिए, अगर तुम्हें कट ऑफ क्लियर करनी है मेजर टेस्ट में या कहीं पर भी, इफ यू वांट टू क्लियर कट ऑफ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने का टारगेट लेके चलो ईडब्ल्यूएस वाले? 15 से 16 क्वेश्चन, उससे ज्यादा ही होने चाहिए। अगर तुम 16 भी ठीक करते हो तो 16 चौके 64, सेफ साइड।
सेफ साइड। अब देखो 16 क्वेश्चन तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट है, तुम्हें एटलीस्ट 5 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे ना बस। यस मैम। मैथ में चलो तुमने कम बना दिए, मैथ में 5 नहीं लगा पाओगे, टफ पेपर आता है, मैथ में 4 लगा दोगे। केमिस्ट्री में तो 6 बना पाओगे, केमिस्ट्री तो इजी आती है, केमिस्ट्री में 6-7 लगा दोगे, फिजिक्स में 6-7 लगा दोगे। क्या नहीं हो पाएगा क्या हर एक सब्जेक्ट में 6-6 सवाल? हो सोचो। जाएंगे। 11th भी, अभी हम तुम्हें 11th भी पढ़ाएंगे। बोलो मैं तुम सबको जो तुम डिमोटिवेट हो रहे हो ना, सबको देखो थोड़ा मोटिवेशन आएगा। सिमिलरली ओबीसी वालों बच्चों को भी 15 to 16। एससी वाले बच्चे देखो, तुम्हें अगर 50 नंबर चाहिए तो बेटा कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 10 नंबर पे तो देखो, 10 पे तो 50 ही बनेंगे, है ना? तो तुम एटलीस्ट तुम भी 12 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो। ओबीसी वालों थोड़ा एक आध नंबर देखो, एक आध बढ़ा देना। 15 और 16 मैं बस मिनिमम बता रही हूँ। मैक्सिमम मैक्सिमम अगर 70 चली गई तो पेपर फिर इजी आएगा, इजी लेवल का पेपर होगा, तब 70 जाएगी, ठीक है। अगर डिफिकल्ट साइड पे पेपर रहता है तो 56 जाएगी। ये इस तरीके से निकाला गया है। एसटी वालों तुम लोग कितने लगा देना, 5 से 6 क्वेश्चन पूरे पेपर में से। तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक एक दो क्वेश्चन लगा सकते हो, यू विल क्वालिफाई द एग्जाम। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा मोटिवेशन आ रहा है, बट इस मोटिवेशन में ऐसे मत करना कि कुछ पढ़ ही ना रहे हो। पूरी 12th पढ़नी है बस। तुम पूरी 12th पढ़ लो, 11th हम पढ़ा देंगे, जो भी जहां से क्वेश्चन आता है एक एक दो सवाल 12th के मैं करवा दूंगी, और बाकी के जो टीचर्स हैं 11th के वो करा देंगे। तुम 12th रट लो। यही 10-12 जो तुम्हारा टेस्ट है ना, ये 30 तारीख वाला, इसमें तुम पूरी 12th रिवाइज कर लो जैसे कर पाओ। और अगर कुछ नहीं पता चल रहा कि मैम कैसे ही रिवाइज करें, तो फिर कैसे रिवाइज करोगे? सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स। क्लास नोट्स ही है तुम्हारा, जो लास्ट रामबाण है ना, जड़ी बूटी जो है तुम्हारी क्लास नोट्स है। क्लास नोट्स बैठ के पढ़ो, क्लास में मैंने जो क्वेश्चंस कराए क्लास के क्वेश्चंस करो बस, ठीक है। और कुछ नहीं होता है तो क्लास के क्वेश्चंस, मैं देखती हूँ बच्चे वो क्वेश्चंस भेज रहे होते हैं जो मैंने क्लास में कराए हुए हैं डाउट्स में। फिर मैं कहती हूँ कि भाई तुमने अभी क्लास नोट से नहीं पढ़े तो तुम कहाँ से क्वेश्चन लगाओगे? नहीं लगेंगे क्वेश्चंस। तो मैं उन क्वेश्चंस को देखती भी नहीं हूँ। जो बच्चा ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो क्लास में कराए हुए हैं, मैं उनका रिस्पॉन्स नहीं करती ग्रुप पे। पहले क्लास नोट्स तो पढ़ो, तभी तो तुम्हें डाउट आने चाहिए। तुम क्लास नोट्स ही नहीं पढ़ के आए हो, ठीक है। तो सबको अपने अपने पता चल गया कि कितने 15-15 क्वेश्चन, 16-16 क्वेश्चन है। तुम जितने बच्चे यहाँ बैठे हो आज 20-22, तुम सारे निकाल सकते हो ये एग्जाम। कितने बच्चे बैठे हो रुको गिन लेती हूँ। एक आध एक 18 ही हो क्या? 18 के 18 बच्चे ये एग्जाम निकाल सकते हैं? नवजोत Yes, Yes, वाले ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। दीप्ति लगा लोगी 15-16 क्वेश्चन? बताओ Yes, ma'am. दीप्ति, पढ़ना शुरू कर दो। तुम कुछ भेजती तो हो ही नहीं बेटा, कैसे कराओगी फिर? 12th कैसे पढ़ रहे हो आप? मुझे पता ही नहीं चलता क्या पढ़ रही हो। यस मैम, क्लास नोट्स कर रहे हैं मैम, जो उसमें क्वेश्चन वगैरह है वो सारे कर रहे हैं हम। कर रहे हो? यस मैम। पक्का? कितने बजे सो जाती हो रात को? मैम रात को मैम 11 बजे तक। 10 बजे, 10:30 बजे क्लास खत्म होती है, 11 बजे सो जाती हो, फिर पढ़ती कब हो? मैम सुबह उठते हैं ना जल्दी तब। कितने बजे उठती है दीप्ति? मैम 4-4:30 बजे। अरे बाप रे, सही बता, 4 बजे उठ के पढ़ती हो? यस मैम। सही में? यस मैम, आदत हो गई है ना। फिर 4 बजे उठ के क्या करती हो दीप्ति? मैम फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर क्या पढ़ती हो? मैम वही क्लास नोट्स। पर तुम भेजती तो कुछ भी नहीं हो। क्लास नोट्स के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी नहीं आ रहे, है ना? यस। करना शुरू करो। सबको बता दिए सबके टारगेट्स। नवजोत, तुम्हें भी तुम्हारे टारगेट्स मिल गए होंगे, अपने अकॉर्डिंग सब बच्चे देख सकते हैं। कृपा, तुम्हें भी, तुमने देख लिया ना कितना इजी है? हाँ जी मैम, हाँ जी। देख लिया ना सबने? हाँ जी। यस मैम। यस, तो तुम सब कर सकते हो, बस पढ़ना तो शुरू करो। आंचल, आपने ज्वाइन किया है ना रिंकू वर्मा के नाम से? आंचल,
रिंकू वर्मा के नाम से कौन सा बच्चा है भाई? मैम स्पैमर ही होगा, क्वेश्चन पोस्ट करी जा रहा है। अच्छा। जी मैम। All the classes come to end, but teacher tell us how about categories criteria. All the teachers come to end. कौन से teachers come to all the classes? Oh, okay. This now about category. शायद तुम ही आज पहली बार आए हो क्लासेस में। इनके 10 सेशंस हो चुके हैं जिसमें इनको इनके टारगेट्स, इनके मार्क्स, है ना, ये सब पहले बताए जा चुके हैं। दिस इज जस्ट फॉर मोटिवेशन कि अगर कोई बच्चा डीमोटिवेट हो रहा है तो उसको दोबारा बताना पड़ता है कि देखो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, तुम कर सकते हो। बात समझ आई? जिनको क्लास नहीं मिल रही है ना, उन इनके मतलब क्या है, यूट्यूब पे जो तुम कंटेंट पढ़ते हो ना उठा के, यूट्यूब पे जब कंटेंट पढ़ते हो वो वन शॉट होता है। अगर तुमने नॉर्मल क्लासेस नहीं ली हैं, अगर आप लोगों ने नॉर्मल क्लासेस नहीं ली है तो वन शॉट से कभी भी तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आता है वन शॉट से समझ? कभी यूट्यूब पे किसी बच्चे ने पढ़ा हो तो वन शॉट से कभी समझ आया है? नो नो मैम। मैम। नहीं आता। हाँ, तो नहीं आता भाई वन शॉट से समझ। और यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, तुम्हें यही नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना। भगवान, बताओ इनका तो क्या ही रिस्पॉन्स करें भाई। कम से कम मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ तो लो। तुम भी चेयर पे बैठ के, तुम्हें भी यही करना है, तुम्हें भी सीट पे ही बैठ के पढ़ना है, तुम्हें भी कुछ और काम नहीं करना। पर वो सीट पे भी नहीं बैठा जाता, 1 घंटे से ज्यादा सीट पे भी नहीं बैठ सकते। बात समझ में आई? 1 घंटे से ज्यादा बैठ के कंटिन्यू पढ़ाई भी नहीं होती, वो भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। समझे बेटा जी? मैं कुछ मैम छोड़ो आप इनको, वो तो हमारा टाइम पास करवाना चाहते हैं हम कि हम पढ़े ना, हम इनमें मर्ज हो जाए। हाँ, मैम वैसे भी 10 तो मिनट रह गए अब। यस। क्लास खत्म हो जाती है। नहीं मैम 8:30 तक है ना क्लास। ये भी तो नहीं पता चला विवेक है कि मैम सबके अटेंडेंस ले लो, जो नहीं बोल रहा उनको रिमूव कर दो। यही होगा और यस मैम। विवेक क्लास में हो बेटा? यस मैम। हाँ, ठीक है, वही था। ये आ जाओ। तो सबको अपने पता चल गया ना, देखो एग्जाम इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी, मस्त आराम से निकाल सकते हो। तो जिनके पास कैटेगरी एडवांटेज है तभी बोल रही हूँ, मौका मत छोड़ो तुम्हारे मैम पास। कॉलेज के लिए कितना चाहिए होगा फिर? हाँ, हम कॉलेज लेने के लिए कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? कॉलेज के लिए फिर जितना तुम ज्यादा नंबर लेके आओगे तुम्हें उतना एडवांटेज होगा। जितने ज्यादा नंबर, ये तो बस क्वालिफाई है, इससे तुम क्या दे सकते हो? एडवांस दे सकते एडवांस। एडवांस। हो। हाँ, अगर तुम्हें कॉलेज चाहिए तो फिर तो तुम जितना ज्यादा करो उतना करो, है ना, फिर रैंक क्वालिफाई मिलेगी। पे क्वालिफाई पे कोई कॉलेज मिलता है? क्वालिफाई पे तुम्हें स्टेट गवर्नमेंट में, तुम्हारे स्टेट में है ना, उनमें मिल जाएगा। स्टेट कॉलेजेस होते हैं ना, स्टेट ओके। यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट के टैग यस मैम। कॉलेजेस होते हैं, उनमें मिल जाएगा क्वालिफाइंग पे। बट कोशिश करो कि एटलीस्ट अगर तुम एक बार क्वालिफाई कर पाओगे ना तो आगे का टारगेट भी सेट करोगे अप्रैल में, है ना। तो जनवरी वाले में तो तुम अच्छे से दे के आओ, फिर अप्रैल में तुम्हारे स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके मेहनत करते रहो। मैम, बट डिमोटिवेट, डिमोटिवेशन ज्यादा हो जाता है। हाँ डिमोटिवेट मत हो ज्यादा, सब निकालोगे एग्जाम। चलो, बस नोट्स को रट लो, तुम नोट्स रट लो, और कुछ ना हो रहा ना। एक एक नोट्स का एक एक पन्ना, एक एक अक्षर, एक एक सब, बस वो पढ़ लो तुम। करो क्वेश्चन नंबर 1।
मैम 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.6, दो 5.6 है। मैम ऑप्शन बी। किसने बताया ऑप्शन बी? मैम सुहानी। वाओ स्वानी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी है ना। कैसे करेंगे? मैंने तुम्हें बताया था 1 AMU में कितना है, 1.6 इंटू 10 - 20, -13। 27। हाँ -27 kg है ना। तो मैंने ये 1 AMU में है। ओ एक सॉरी, 1 AMU में इतना kg है, और इसमें कितना एनर्जी बनता है? 1 AMU में इतना है और इसमें कितना एनर्जी बनता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि मुझे, अब ये किसके बराबर है 1 AMU? इतने केजी के, अरे आराम से इतने केजी में 931.5। अब इस केजी को ग्राम में करो, ग्राम में करोगे तो कितना बन जाएगा? 10⁻⁻, केजी को ग्राम में करो भाई। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 10⁻3। तो ये कितना हो जाएगा? -24 + 3 हो जाएगा ना, -24 kg इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये ग्राम बन गया, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻24। भाई ये कृपा क्या कर रही है? भाई कृपा क्या करके चली गई? माइक तो म्यूट कर दिया करो, हम लोग सब देख रहे थे। हाँ, तो इसको डिवाइड कर लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 5.6 10⁻26। समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 2। बताती जाओ कि जाए ना बताओ ना। जाए वो ना, जाए है ना तुम्हारे अरे इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मोमेंटम में तो कंजर्व करना है, सेकंड क्वेश्चन में कल ही तो सिखाया था। जब मास और वेलोसिटी आ गई तो मतलब क्या कंजर्व करना है? मोमेंटम। मोमेंटम करो। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मैम फोर्थ ऑप्शन। सौम्या 4th है क्या? रीच है 4th? ओके यस गॉट इट, ठीक है, वेरी गुड। 4th ऑप्शन सही है। हाँ मैं 4th ऑप्शन। हाँ
फोर्थ ऑप्शन। प्रतीक क्लास में है? प्रतीक तुम क्लास में? भाई देखो, एक न्यूक्लियस इनिशियली रेस्ट पे है, वो दो बासेस में बट गया। इनिशियली रेस्ट में मतलब इनिशियली तो मोमेंटम है ही नहीं, वेलोसिटी 0 है, दो हिस्सों में बट गया। मान लो m1 v1 प्लस m2 v2, दो मासेस में बटा है ना, इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। मैंने m1 v1 m2 v2 कर लिया। अब m1 v1 इक्वल्स टू माइनस m2 v2, यस m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। m1 और m1 अपॉन m2 का रेशो कितना दे रखा है? 2 रेशो 1। फिर v1 अपॉन v2 का कितना हो जाएगा? 1 रेशो। और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, कल ही सिखाया था। मोमेंटम कंजर्व करना है तो देखो ये नेगेटिव साइन खुद ही बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो ऑप्शन क्या आएगा? 1:2। और कल मैंने क्या सिखाया था बेटा? जो जितना हैवी होगा उसके पास वेलोसिटी कम आएगी, ये भी बताया था। कम आएगी। अगर सॉल्व भी नहीं कर पा रहे तो बिना इसके भी कर सकते हो। जो हैवी पार्टिकल उसकी वेलोसिटी कम, जो छोटा पार्टिकल उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, इसका अपोजिट हुआ होगा और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भगे होंगे। तो वही चीज थी, अगर सॉल्व भी नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा दिमाग लगा के लॉजिक से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा जा सकता था। ओके, नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। पहले ये करो फिर ऊपर वाले करेंगे। पहले 6th और 7th करो फटाफट, इजी इजी है बहुत। देखते ही आंसर बता दो, इतने इजी क्वेश्चन है, देखते ही बता दो। What is your name for that? Yeah. सेकंड ऑप्शन मैम, किसका? 6 का। वेरी गुड भाई। बाइंडिंग एनर्जी तो है, अगर ये 5 प्रोटॉन है तो मेरे पास 6 न्यूट्रॉन, तो 5 इंटू प्रोटॉन का मास, 12 में से 5 गए 7, 7 न्यूट्रॉन का मास माइनस कर देंगे पूरा का पूरा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मास कितना दे रखा है? m0 मल्टीप्लाई बाय c², वही क्या हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर 2 बढ़िया। 7th बोलो। न्यूट्रॉन। हाँ है ना, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। बैलेंस करनी है बस इक्वेशन, यस और कुछ नहीं। 5th करो। The binding energy of a certain nucleus is this. How much is difference between the total mass of all the nucleons and the nuclear mass? बाइंडिंग एनर्जी दे दी है आपसे, मास डिफरेंस मतलब समझ ही गए होंगे क्या पूछना चाह रहा है? डेल्टा, डेल्टा एम। डेल्टा एम। हाँ, अब देखो बाइंडिंग एनर्जी जूल्स में गिवन है, समझ में आया? बाइंडिंग एनर्जी जूल्स में गिवन है, यानी जब आप लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम c², ये बाइंडिंग एनर्जी 18 इंटू 10⁸ जूल्स है, बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी निकली है, तो मास तो ज्यादा ही होगा। जूल डेल्टा एम, कोई नहीं तुम c² से डिवाइड कर दो, आसान है, कर दो c² से। c² क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻16। 16। हाँ कर दो। 2 into 10⁹9। 2 into 10⁻⁻⁹ माइनस 9 कैसे आ रहा है? 16 है ना, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, 16 है ना। 16 में से 8 घटाओगे तो 8 ही तो बचेगा, फिर 8 होएगा मैम। यस मैम। माइनस 8 डेल्टा एम। अब देखो इन्होंने मिलीग्राम में, इन्होंने माइक्रोग्राम में पूछा है, तो माइक्रो में पावर होती है -6। 6 होती है। तो अब तुम्हें ये तीनों ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखने हैं, तुक्का नहीं मारना। 20, 2 और 0.2 में ध्यान से बैलेंस करो। मेरा आंसर आया है 2 इंटू 10⁻⁻8 किलोग्राम। दिस इज इन किलोग्राम, क्योंकि सारी चीजें आपने किस में रखी हुई है?
SI यूनिट में, ये जूल में है, स्पीड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, तो यानी यहाँ से जो मास आएगा वो भी SI में आएगा, और SI में मास kg होता है, तो दिस वैल्यू इज इन kg। ठीक है, अगर मेरे को ये माइक्रो में करना है तो पावर किस में रखनी पड़ेगी? -6 में। -6 में। -6 में अब कैसे रखोगे बताओ? 0.02 +2 करनी into पड़ेगी 10 मुझे। हाँ, क्या कह रहा है? मैम उधर 0.02 आ जाएगा। 0.02 तो ऑप्शन में भी नहीं है। मैम 20 देखो मेरे को, अगर मैं देखो ऑप्शन से चेक करो, अगर ये 20 इंटू 10⁻⁻6 होगा तो ये मेरे पास 2 इंटू 10⁻⁻5 हो गया। ये तो मेरा ऑप्शन है ही नहीं, मेरा तो 2 इंटू 10⁻⁻8 आ रहा है। 0.2 वाला करो, ये बनेगा 2.10⁻⁻1 और माइक्रो की 6, तो ये 2 -7 बन रहा है। तो ये भी क्या है, गड़बड़ है। 2 इंटू 10⁻⁻6 7 तक जा रहा है, 0.2 भी नहीं, मेरा आंसर ही तो गड़बड़ नहीं आया। मैम पहले किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 10⁻3। केजी है ना ये, दिस आंसर इज इन किलोग्राम, है ना? ओ ठीक है, ये किलोग्राम में आया है ना, वो यस मैम। माइक्रो केजी थोड़ी है। ठीक है, तो पहले किलोग्राम को ग्राम में कर लो, तो +3 करोगे ना फिर, यस मैम। किलोग्राम को +3 करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम आ गया ये। तो अब इस ग्राम को माइक्रो में करना है, तो यानी 10⁻⁻6 बना दो, तो 0.2 हो जाएगा ना फिर तो। यस मैम। थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3। यस मैम। 9th, और 8th करो। 9th 1 सेकंड में आएगा आंसर। 9th में बस तुम्हें रिएक्शन ढूंढनी है कि मैम ने इनमें से कौन सी कराई है। मैम सेकंड। है ना, बेरियम क्रिप्टॉन वाली कराई थी। यस मैम। बेरियम क्रिप्टॉन के साथ तो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ 4 तो निकल ही नहीं सकते, बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ 3 निकलेंगे, तो 3। ठीक है, अगर रिएक्शन याद नहीं है तो डरो मत, याद नहीं करनी, बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, रटना नहीं है, हम बैलेंस करके भी निकाल लेंगे। चलो 8th करो। ओहो, तीन हीलियम कार्बन बना रहे हैं, ठीक है। मैम 7 to 6। 76, 7 to 6। 7 to 6, चलो चेक करते हैं। इन 3 हीलियम्स, तो यानी मेरे पास 3 हीलियम है। ये बन गया मेरा कार्बन, 3 हीलियम कंबाइंड फॉर्म में कार्बन, तो कार्बन का 6 12 बना होगा। ये बैलेंस हो गया क्या, देखना, 4 4 8 12, 2 2 4 6, पूरा बैलेंस है। यस मैम। यस मैम। मैम। तो हमें निकालना क्या है, एनर्जी रिलीज्ड। तो बस क्या करेंगे हम, 4 8 12 12 ऑफ मास ऑफ, अरे एक साथ थोड़ी लिख सकते, 8 12, हाँ 12 क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं, 12 थोड़ी लिखेंगे, 6 और 6 करके करेंगे ना,
6 न्यूक्लियन, 6 मेरे पास है। अच्छा, इसमें तुम्हें गिवन 1 U इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा देखो, रुको रुको रुको, 1 U की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो ये तो हमें भी पता ही है इतनी होती है। 1 U की एनर्जी दी हुई है ना इसने। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, हीलियम का मास दिया हुआ है बेटा सिर्फ, कार्बन का तो 12 ही होता है ना, बट हमें Yes, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो नहीं दे रखा। मैम 3 into 4.00263 करके मैम इज इक्वल टू 12 करेंगे। हमें ये पूरा एटॉमिक मास ऑफ हीलियम दे रखा है, तो एक काम करो ना, पूरा हीलियम का तो दे रखा है ना, तो मेरे पास 3 हीलियम है, 3 मल्टीप्लाई हीलियम का मास यस कर दो, मैम, है ना, यही yes, किया ma'am. 4.002603 माइनस कार्बन का तो 12 ही होता है, यस मैम 12। बस। तो कितना मल्टीप्लाई बाय 931.5 931 नहीं बोला, 930 नहीं 931 बोला। बोला। 131 नहीं, हाँ जी। हाँ, तो बस कर लो बेटा इसको सॉल्व, यू विल गेट योर एनर्जी, Yes, है ना, आ जाएगा। यस मैम। yes, ma'am. 1 2 चेक कर ले रविंदर का आंसर, हाँ मैम कॉन्फिडेंस आ मेरा जाएगा, पास था। रविंदर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन हाँ मैम नंबर मैंने बोला था, अच्छा 7 to 7 है, थोड़ा देख सा हो गया। Yes, ma'am. 7 to 7 आ रहा है। थोड़ा सा नहीं, इंटीजर बेस था आकाश, गलत हो जाता। ओके मैम। बट देखने दो क्या उसमें उसने दिया हुआ है कि इतने से इतने में चल जाएगा, कई बार ना इंटीजर वाले में ये थोड़ा सा दे देते हैं, वेट नहीं एग्जैक्ट निकालना था 7 to 7। एक्यूरेट ही आ रहा है। हाँ ठीक है, जो इंटीजर बेस हो ना बेटा उन्हें थोड़ा ध्यान से करना, 4 नंबर उड़ा देगा। ओके मैम। चलो 12th करो। मेरे को इस बैच से बहुत उम्मीदें हैं, जितने बच्चे आ रहे हैं ना सब सबको पढ़ना है, सब रातें काली कर दो, पढ़ लो, 1 महीना है बस, 1 महीना, अगर तुम सब देखना तुम सब क्वालिफाई करोगे ना, तो हम तीनों टीचर्स तुम्हें अच्छी सी जगह कहीं पे लंच पे चलेंगे सारे बच्चे, हम आएंगे तीनों पंजाब, ठीक है, अगर तुम सब निकालोगे तो, क्वालिफाई करोगे तो। मैम उत्तराखंड आना। पक्का, और जो उत्तराखंड के 5 बच्चे हैं उनके लिए हम उत्तराखंड आ जाएंगे। मैम ऑप्शन डी है आंसर। डी, हाँ देखते हैं क्या है, पहले करो सॉल्व। मैम क्योंकि ए वाली स्टेटमेंट ही गलत होगी ना मैम, वो तो क्यों? NH पर 2 पाई होता है ना। और एक Yes, बार ma'am, ध्यान से मैंने करो, बोला। ऐसे नहीं करना, देखो ऐसे नहीं करना होता, वो एच है ना, क्या न्यूक्लियर फोर्सेस, देखो अब फर्स्ट वाला ठीक है, तुमने ए को एलिमिनेट कर दिया, वहीं तुम्हारे 4 नंबर कट गए, आगे आओ, अभी बताती हूँ क्यों। न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ट्रू, अभी पढ़ के आए हो। सेंट्रल टू, देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, जैसे अभी तुम्हारा ग्रेविटेशनल सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, क्या आया था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ऐसे ही एफ ग्रेविटेशन जो आता है वो आता है G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर होते हैं ना, ये फोर्सेस होते हैं तुम्हारे जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, तो ये तो नहीं कर रहा, डू नॉट ओबे, ट्रू, सही है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, ट्रू। ट्रू। अब देखो न्यूक्लियर फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, अभी पढ़ा है, नो नो मैम। मैम। नो, इसी से सारे कट गए। ये लो फॉल्स, आगे आओ, हैं क्या अब तुम्हें मैम 1 इसी 2 से 1 हो 4 कट गए। गए। डी नो डी ऑप्शन डी, फिर अब मैम सी ऑप्शन सी थर्ड, हो गया। अब तुम सुनो, अब तुम कह रहे हो कि मैम एंगुलर मोमेंटम था NH अपॉन 2 पाई, तो बेटा इसमें ना H में क्या होता है, एक H होता है, एक होता है H कट, एक H होता है, एक H कट होता है, जो ये H है ना, दिस H इज इक्वल्स टू H कट बाय 2 पाई, ठीक है,
ऐसे। ये जो h है ये h कट बाय 2 पाई के बराबर है, तो वैसे भी ये a ठीक है। ओके मैम, ये पता नहीं था एच कट वाला। कोई बात नहीं, क्योंकि देखो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, जैसे 2 पाई इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू को वो तुम्हें कभी भी देगा नहीं। 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो नहीं देगा। इसने बोला एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h। तो ठीक है, वो जो तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वो ज्यादातर नहीं आती हैं, वो वेरिएबल से सवाल पूछेगा, तो इस चीज का भी देख लेना। ई वाला बताओ, ई क्या है, व्हाट इज ई? ई कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। क्या पैकिंग फ्रैक्शन तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी थी जब सेल वाला कुछ चैप्टर आया होगा? कुछ याद हो? पैकिंग फ्रैक्शन नहीं पढ़ी तो यहां पढ़ लो। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखो अगर मेरे न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा है, बात समझ में? अगर न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा है तो मेरे प्रोटॉन दूर दूर फैले होंगे। यस मैम। न्यूट्रॉन, अगर मेरे प्रोटॉन दूर दूर फैले हुए हैं तो कौन सी फोर्स आ जाएगी यहाँ पर? रिपल्शन का फोर्स एक्ट करने लगेगा। तो ये जितने क्लोज रहेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है ये जितने क्लोज रहेंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। मेरी बात समझ रहे हो? जितने क्लोज रहेंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो कह रहा है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पैकिंग फ्रैक्शन के। तो यानी पैकिंग फ्रैक्शन मतलब जितना गैप है, क्या स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बिगड़ जाएगा? यस बिगड़ जाएगा, है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन के। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब गैप ज्यादा है, गैप जो है, स्पेस जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जितने मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। मान लो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो बहुत कम है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है, सुनो, मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो बहुत कम है बट मेरे पास वो स्पेस बहुत ज्यादा है। तो अगर स्पेस ज्यादा है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम है, तो वो तो पूरे स्पेस में फैलेंगे ना, और पूरे स्पेस में फैलेंगे तो जितनी दूर जाएंगे उतना ज्यादा एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी खतरे में। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो जितना उनके बीच में स्पेस और गैप कम रहेगा उतनी उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये तुम्हें चीज याद। और बाकी तुम सारे कर लोगे। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन आता है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, बस वो एक तरीके का क्वेश्चन रह चुका है, वो 2024 में आया था। वन ऑफ द डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो। हम अगली जो क्लास होगी उसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास अपनी। ठीक है, एक क्वेश्चन और रुक जाओ, एक क्वेश्चन और करके जाओ। मैम वो किस टॉपिक से है? इसी टॉपिक से ही, ये वाला क्वेश्चन नंबर 28 एक बार ट्राई करो। ये शायद तुम्हारे टीचर्स जो तुम्हें स्कूल में थोड़ी पढ़ाएंगे ना सरफेस एनर्जी की, ये वहां तुम्हें कवर कराएंगे सरफेस एनर्जी। आई डोंट थिंक कि अभी सिलेबस में है सरफेस एनर्जी। एक बार मैं सिलेबस चेक करती हूँ। सरफेस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस। क्योंकि मॉड्यूल में भी ये टॉपिक नहीं है। मैम सी ऑप्शन होगा? एक बार रुक जा। ठीक है, कैसे बताया सी ऑप्शन, क्या कटवट किया? ये बेटा सिलेबस में दे तो नहीं रखा। हम्म। कोलम्ब कंट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग एनर्जी। ओहो, कोलम्बिक कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है इसमें तो। वॉल्यूम एनर्जी decrease in the binding energy is proportional while estimating the surface energy to interact with
ट्वेन न्यूक्लियन। ई को हटा दूं तो भी सॉल्व नहीं होगा। अगर मैं सी को हटा दूं तो द वॉल्यूम एनर्जी। मैम ए वाला करेक्ट है। हाँ ए तो ठीक है। मैम फिर सीधे डायरेक्टली वो हो जाएगा सी, क्योंकि किसी में भी ये नहीं दिया हुआ। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि एक ठीक है तो वही होगा, तुम्हें एलिमिनेशन से गलत वाला ढूंढना होता है, सही वाला नहीं होता कई बार। अब मान लो अगर इस इक्वेशन में वो वाली वैल्यू है जो गलत है, तो ये गलत गलत हो जाएगी। हर्ष मेरी बात समझ रहे हो? अगर इस ABCD में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत हुआ, सपोज करो अगर सी गलत हुआ, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा है ना कौन सा गलत है। अगर मान लो इसमें से कोई भी अगर एक गलत होता है तो दिस ऑप्शन इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग। हमें एलिमिनेशन मेथड से गलत वाला फाइंड करना होता है कि इनमें से गलत कौन सा है, ये नहीं कि ये ठीक है तो वही ऑप्शन ठीक होगा। ऐसे ऐसी गलती मत करना। ओके मैम। सरफेस एनर्जी आपके नोट्स में भी नहीं था और मुझे लगता नहीं कि सिलेबस में भी है। ठीक है, इसे अभी फिलहाल के लिए रहने दो। सरफेस एनर्जी को मैं मुझे दूसरे उसमें एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि ये सिलेबस में है या नहीं। अगर होता है तो हम करा देंगे, अगर नहीं होता है तो फिर रहने देंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। फिलहाल के लिए भी रहने दो। चलो ओके देन, बाय एवरीवन। बाय। हम्म, बाय मैम। बाय बाय। कल तुम्हारा क्या किसका टेस्ट है फिजिक्स में? मैम केमिस्ट्री और मैथ। केमिस्ट्री एंड मैथ्स करना। फिजिक्स में तो नहीं है? अरे ठीक है, चलो मजे करो, पढ़ो अपना फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री का आज। यस मैम। यस मैम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड Thank you. नाइट।